नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। ये सीरीज जो है बिहार दरोगा प्रीलिम्स का सेट नंबर 6 है, जो कि ईटोडिया पुस्तक से ली गई है। पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। गणेश भगवान से यही दुआ कामना कीजिए कि आप सबों का जो है बिहार दरोगा में फाइनल रिजल्ट हो जाए और आप लोगों का नौकरी लग जाए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्या कहा जा रहा है इसको देखेंगे। मैथमेटिक्स से है। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 भाग खाने पर, शेष भाग जो है 1/2 भाग मकान किराए पर तथा शेष 1/6 भाग परिवहन पर खर्च करने के पश्चात जो है 1500 रुपये बचा लेता है, तो वह मकान किराए पर कितना खर्च करता है। तो यहाँ से इसका जो है कैलकुलेशन करके निकालिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का सवाल है और यहाँ पे बनना असंभव है, इसलिए आप लोग खुद इसको बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या कहा जा रहा है कि 50% अल्कोहल वाले 60 ml मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो बताइए कितना पानी मिलाइएगा। तो मान लेते x पानी मिलाइएगा, है ना, तब जो अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो बताइए, तो x का 30% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 30 ml। इसका मैंने टोटल 30 ml होगा, तो इसको टोटल निकालिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। फिर जल में से वृद्धि निकाल दीजिएगा तो आपको पानी का पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सब खुद बनाइए आप लोग मैथमेटिक्स वाला। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 3 में क्या कहा जा रहा है कि ए जो है 5000 लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है तथा 6 माह बाद 8000 रुपये लगाकर साझेदार बन जाता है। व्यापार आरंभ होने के 8 माह बाद सी जो इतना रुपये लगा करके सम्मिलित हो जाता है, तो वर्ष के अंत में बी का लाभ इतना रुपये हो जाता है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये अनुपात वाला क्वेश्चन है। जैसे कि ए का मान लीजिए 5000, बी का मान लीजिए 8000 दिया है, मानना क्या है, सी का 10,000 है, ठीक है ना। तो समय आपको जो है एक आदमी को जो है 12 माह लगता है ना। एक आदमी को जो है 6 माह लगता है, एक आदमी को 4 माह लगता है। तो इसको काटिएगा, उसको गुना कीजिएगा, तो एक आदमी का हो जाएगा 60,000। तो इसी तरह अनुपात करके उसको निकालिएगा, तो जो है A/B/C का रेशियो क्या आएगा, वो आपका लाभ का अनुपात होगा, ठीक है ना। तो इसको निकाल करके अब बताइएगा कि कितना लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल इतना किलोमीटर है, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर हो, धारा की दिशा में इतना किलोमीटर है, तो कुल दूरी नाव द्वारा तय की गई ज्ञात कीजिए। यही तो पूछ रहा है। तो शांत जल में नाव की चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 2 किलोमीटर है। तो धारा की दिशा में जब पूछ रहा है, 10 + 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। और धारा की दिशा में 2.5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 12 से 2.5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। तो वही तो पूछ रहा है आपको, कुल कितनी दूरी नाव द्वारा तय की गई, तो 30 किलोमीटर तय की गई। ये तो मुंह से बन गया, ठीक है ना। आगे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5 में क्या कहा जा रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसे बनाने में जो है 5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा। देखिए आर का मान कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और एच का मान कितना दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है। तो क्या निकालिएगा आप, आई निकालिएगा तो R² + H² होता है √अंडर। तो R² बोले तो 7 का स्क्वायर प्लस जो है 24 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 49 + 24 का स्क्वायर क्या हो जाता है 576। दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा 625। तो उसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 25। तो कपड़े का क्षेत्रफल यानी कि क्या निकालेंगे πRL, तो वहाँ से उसका वैल्यू रखेंगे किसका, L का, समझे। तो L का वैल्यू रखेंगे, वहाँ से निकालेंगे कपड़े की चौड़ाई, कपड़े की लंबाई, सब निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जो आएगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि हाल ही में जो है भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह जो है CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चेतन शर्मा को, या VK यादव को, या श्रीलाल शुक्ल को, या सुनीत शर्मा को।
तो किसे नियुक्त किया गया है? सुमित शर्मा को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के सीईओ जो है सुमित शर्मा को नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो है श्री वीके यादव थे, ध्यान रखेंगे। इससे पहले कौन थे? वीके यादव जी थे। इसके बाद में जो है सुमित शर्मा को जनवरी 2021 में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 7 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया? नासिर शर्मा को, नासिरा शर्मा को, या राज कमल झा को, या पंडित सतीश व्यास को, या श्री विद्याधर व्यास को? तो ये जो है पुरस्कार किसको दिया गया? तो राजकमल झा को दिया गया, ध्यान रखेंगे। किसको? राजकमल झा को। किस उपन्यास के लिए? तो द सिटी एंड सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। यह उपन्यास निर्भया कांड पर आधारित है। इस पुरस्कार के तहत जो है उन्हें $5000 की राशि दी गई। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि यूएनडीपी द्वारा जारी मानव सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत का बताएंगे। तो मानव विकास सूचकांक में जो है विश्व में जो है प्रथम स्थान पर कौन था? नॉर्वे था। और भारत का स्थान कितना था? 131वां था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। कितना? 131वां था भारत का। लेकिन प्रथम पूछे तो नॉर्वे का, और अंतिम पूछे तो नाइजर का। अंतिम पूछे तो नाइजर का, ध्यान रखेंगे। और प्रथम भी नॉर्वे का है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 9 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, या तमिलनाडु में? तो कहाँ किया जा रहा है ये जरा बताना है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर जो है, नर्मदा नदी जो कहिए, नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर जो है 600 मेगावाट वाले दुनिया का सबसे तैरते हुए जो सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में जो है 22 से लेकर के 23 सौर ऊर्जा प्राप्त होने वाले। इसमें अनुमानित जो है निवेश 3000 करोड़ का किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए, मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ के सीएम का नाम क्या है बताइए? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है ना। इससे शिवराज सिंह चौहान नोट आउट कर लीजिएगा। और यहाँ के गवर्नर की अगर बात किया जाए, गवर्नर की, तो क्या है? मंगू भाई छागन भाई पटेल है, ध्यान रखिएगा। मंगू भाई छागन भाई पटेल है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे हम लोग। 10 में क्या कहा जा रहा है कि पुस्तक द लिटिल ऑफ इनकॉर्गुमेंट के लेखक कौन है? शशि थरूर है, या मोतीलाल वोरा है, या दलाई लामा है, या प्रणब मुखर्जी है? तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु जो है, नेता जो कहिए, दलाई लामा अपनी पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्गुमेंट में मानव में खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उदाहरण और शब्द साझा करने का काम किया इस पुस्तक में। तो इस पुस्तक को लिखा, यह पूछा जा रहा है कौन लिखा है? तो दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक तिब्बती जो है आध्यात्मिक गुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 11 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस राज्य में बनाया गया है? वैशाली में, भागलपुर में, बोधगया में, या राजगीर में? आप ही लोग जवाब दीजिए। तो ये कहाँ बनाया गया? हाल ही फिलहाल में राजगीर में बनाया गया है। जो कि भारत में ये जो पुल है 6 फुट चौड़ा और 85 फीट जो है लंबा है। ऐसा पहला पुल जो है सिक्किम के पेलिंग में बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के निकट अब एक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? शीशे का दूसरा पुल तो राजगीर में दूसरा पुल। अगर प्रथम पूछेगा तो कहाँ मारिएगा? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। 12 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना, ये जो पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? कौशल विकास से है, या वाईफाई सुविधा से है, या गैस पाइपलाइन से है, या वाद विवाद प्रतियोगिता से है? तो पीएम वाणी योजना का जो है संबंध देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरनेट इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है। पीएम वाणी योजना जो है, इसके अंतर्गत वाईफाई की सुविधा मुफ्त होगी। इस योजना के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जो कि है आय में वृद्धि होगी और जीवन शैली में सुधार होगा। तो ध्यान रखेंगे क्या चीज होगा इसका आंसर? वाईफाई की सुविधा से। पीएम वाणी का योजना का संबंध वाईफाई सुविधा से है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए।
13 को देखिए, 13 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस जो है भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस या वीर कुंवर सिंह या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? तो किसके जन्म दिवस के ऊपर मनाने का निर्णय किया गया? तो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। 14 में देखिए कहा जा रहा है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? देखिए आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ लिए हैं, सेट को बना लिए तो 1-2 बार इसको जरूर देखिए, आपको रिवीजन होगा। और जो है इसको दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उनको फायदा होगा। पहले यहाँ आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? अब बताइए, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में या महाराष्ट्र में या गुजरात में? तो ये जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी के द्वारा भारत की पहली जो है लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। अगर गुजरात की बात किया जाए तो यहाँ के सीएम का नाम क्या है? विजय रूपानी है, और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत है, ध्यान रखेंगे, आचार्य देवव्रत है। ए से आचार्य देवव्रत, वी से विजय रूपानी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। 15 में क्या कहा जा रहा है कि फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं? जिहान दारूवाला, नारायण कार्तिकेयन या विशेष भृगुवंशी या अंचल ठाकुर? तो भारतीय ड्राइवर जिहान दारूवाला ने जो है साखिर यानी कि बहरीन में साखिर जो ग्रांड प्री के दौरान इतिहास रचा, इस जो है फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन? तो बताएंगे, अभी बताएं, जिहान दारूवाला, ध्यान रखेंगे, जिहान दारूवाला ये बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए आप लोग। 16 में क्या कहा जा रहा है कि किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? वो तिथि का बताना है, 21 मार्च, 22 मार्च या 22 अप्रैल या 22 मई को। तो जैव विविधता मुद्दों के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसका थीम था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, यानी कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को अगर बात किया जाए तो क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है ना। और 22 अप्रैल को बात किया जाए तो क्या मनाया जाता है बताइए? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये 22 मई को क्या मनाया जाएगा बताइए? जैव विविधता दिवस यही आपका मनाया जाएगा 22 मई को। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 21 मार्च को बताया ना आपको अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। 17 में क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? लुइस ग्लिक को या जेनिफर डुडना को या एंड्रिया गेज को या इमैनुअल चारपेंटर को? तो बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो अमेरिकी की जो लेखिका है लुइस ग्लिक को जो है उनके शानदार काव्य शैली के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है ना। ग्लिक को जो है साल 1993 में पुलित्जर पुरस्कार उनकी रचना द वाइल्ड आयरिस के लिए दिया गया था। साल 2014 में इसे जो है नेशनल बुक अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? लुइस ग्लिक को दिया गया ये पुरस्कार 2020 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान में किया जाएगा, मलेशिया में किया जाएगा, चीन में या दक्षिण कोरिया में? तो 22 में जो है 19वें जो है आपका एशियाई खेल का आयोजन एक बहुल प्रतियोगिता होता है। इसका आयोजन हांगहू चीन में 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर 2022 तक किया जाएगा। इसका जो शुभंकर होगा कांगकुंग, लिन और चेन है, ध्यान रखेंगे इसका शुभंकर। तो कहाँ किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चीन। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 19 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि सैन्य अभ्यास से है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत अमेरिका, भारत बांग्लादेश, भारत जापान, भारत या सिंगापुर? तो भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण 18 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया ही। तो ध्यान रखेंगे
पूछे युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू मैंने किया जाता है, तो इसको नोट आउट कर लीजिए, किसको, भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को बनाइए। 20 में क्या कहा जा रहा है कि बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक के व्यक्तियों को कर से छूट प्रदान किया गया है, तो बताएंगे कितना उम्र वाले व्यक्तियों को कर से छूट प्रदान किया गया है। 75 वर्ष और उससे अधिक वरिष्ठ नागरिकों को कर से छूट का प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 75 वर्ष या इससे ऊपर। और वरिष्ठ नागरिक को भी, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। 21 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व जो है आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा भैया, सिंगापुर में या स्विट्जरलैंड में या फ्रांस में या स्पेन में, तो बताएंगे। विश्व आर्थिक मंच जो है अपनी वर्ष 2021 की विशेष आर्थिक बैठक सिंगापुर में आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो पहले लुइनर्स वेगन स्टॉक में 13 से लेकर 16 मई 2021 के बीच आयोजित किया जाना था, लेकिन अब कहाँ होगा, तो सिंगापुर में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को बनाइए आप लोग, आपके स्क्रीन पर पढ़िए और जवाब दीजिए। हाल ही में भारत में किस देश के साथ जो है बेक का यानी कि बेसिक एक्सचेंज जो है कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया, जापान के साथ या सिंगापुर के साथ या इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ, तो बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। अक्टूबर जो है 2020 में भारत और अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया, जिस दौरान दोनों देशों के मध्य जो है बेका का समझौता हुआ, तो किसके साथ, तो अमेरिका के साथ, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। 23 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि जो है हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये बहुत जो है अनुभवी थे और ये क्या थे, तो ऑन्कोलॉजिस्ट थे। तो वी शांता जो है कई पुरस्कारों से इसको नवाजा जा चुका है। वर्ष जो है 1986 में पद्मश्री और वर्ष 2006 में जो है पद्म भूषण से भी इनको नवाजा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। वह जो है कैंसर के सुलभ उपचार के लिए प्रसिद्ध थी। कौन, वी शांता कैंसर का उपचार करती थी और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। पूछ रहा है किस क्षेत्र से संबंध रखती थी, तो बेचारी चिकित्सा थी से संबंध रखती थी, डॉक्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 जो कि बिहार से है। इस क्वेश्चन को आप लोग तो जरूर ठोकिएगा, बनाइए, ठोकिए। बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया, नालंदा में या भागलपुर में या बक्सर में या जमुई में, तो जनवरी 2021 में बिहार का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन जमुई के नागी जो है नकटी पक्षी बिहार में किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों की पक्षियों के बारे में और ज्यादा जागरूक करना था। तो पूछा जा रहा है किस जिले में, तो जमुई जिले में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है कि S-400 क्या है, एक मिसाइल है, एक लड़ाकू विमान है, एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है या एक टैंक है, तो बताइए S-400 क्या है। तो भारत और रूस से वर्तमान समय की आधुनिकतम वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S जो है 400, जिसको हम लोग ट्रायम्फ बोलते हैं, हासिल करने जा रहा है। रूस से जो है S-400 प्रणाली की डिलीवरी के लिए 2018 को भारत और रूस ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रखा है। इस सिस्टम की डिलीवरी 2023 में हो जाएगा आपका S 2040, S जो है 400 भारत कब आ जाएगा, तो 2023 तक ये आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 को बनाइए जो कि खेल जगत से है। कहा जा रहा है कि US ओपन 2020 में एकल महिला खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, नोआमी ओवास्का ने या सोफिया केनिन ने या ईगा स्विआतेक ने या विक्टोरिया अजारेंका ने। तो US ओपन 2020 का जो है यह पुरस्कार किसने जीता है, तो बताएंगे नोआमी ओवास्का ने, ध्यान रखेंगे नोआमी ओवास्का ने जीता है। अगर वहीं पुरुष एकल का पूछता तो डोमिनिक थियम था, ये जीता है। अब महिला एकल का पूछता तो नोआमी ओवास्का है, जो आपको बताया है ऑप्शन नंबर 1 नोआमी ओवास्का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को बनाइए आप लोग। 27 आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो वर्ष 2020 में 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो है सऊदी अरब की मेजबानी में आयोजित किया गया। तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, सऊदी अरब। अगर बात की जाए 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 में जो होगा कहाँ, इटली में होगा। 17वां जो कि 22 में होगा ये इंडोनेशिया में होगा, ठीक है ना। और 2023 वाला जो होगा 18वां वो कहाँ होगा, तो वो आपका भारत में होगा, इंडिया में होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 2023 में कहाँ होगा, तो इंडिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत आप लोग सब्जी खाते हैं, बनाइए। सब्जियों के जो है के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उड़ीसा बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है, तेलंगाना बन गया है या केरल बन गया है? तो बताएंगे। तो देखिए भारत में जो है एक पहला राज्य कौन है, केरल है, जिसने केंद्र सरकार की ओर से हर वर्ष जारी किए जाने वाले प्रमुख जो है अनाज तिलहन फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की तर्ज पर भी अब सब्जियों का न्यूनतम आधार मूल्य तय करने की पहल की है। इसके पीछे यह कारण है कि राज्य सरकार यह चाहती है कि सब्जियों का न्यूनतम आधार मूल्य तय हो, ताकि सब्जियों की खेती करने वाले किसान को कम दाम पर अपनी उपज नहीं बेचना पड़े। अगर यहाँ की CM की बात किया जाए तो यहाँ की CM कौन है केरल की, बताइए। केरल के CM कौन है, पिनराई विजयन है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। ध्यान रखेंगे कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, और पिनराई विजयन यहाँ के CM है। इस चीज को नोट आउट कर लीजिएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, सतत जो है विकास सूचकांक में जो है बताएंगे क्या है, नंबर 1 पर है केरल। इस चीज को ध्यान रखेंगे, केरल जो है सतत विकास सूचकांक में नंबर 1 पर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 को बनाइए। 29 में क्या कहा जा रहा है, 21 वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कब तक बताएंगे। तो देखिए ये जो है 2022 तक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का कौन सा जो है हवाई अड्डा पूरी तरह जो है सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया, बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये कौन हवाई अड्डा बन गया है, पुदुचेरी हवाई अड्डा बन गया है, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा होगा, पूरी तरह से जो लैस होगा सौर ऊर्जा से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अगर पुदुचेरी की बात किया जाए तो बताएंगे यहाँ के CM का नाम क्या है, N रंगास्वामी, ठीक है ना। और यहाँ के जो है गवर्नर का नाम क्या है, तमिलिसाई सुंदरराजन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री और गवर्नर किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसका कोई ठीक ठाक नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 को बनाइए। 31 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में जो हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। इस साइंस से क्वेश्चन है, बताइए किस में नहीं पाया जाता है, जवाब दीजिए आप लोग। तो किस में नहीं पाया जाता है बताइए, H2S में नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 को बनाइए। 32 में क्या कहा जा रहा है कि लूनर जो है कास्टिक के नाम से जाना जाता है, किससे, सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर आयोडाइड को या सिल्वर नाइट्रेट को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिल्वर नाइट्रेट जिसको AgNO3 के नाम से जानते हैं हम लोग, लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग जो है वोट जब डालते हैं, मतदान करते हैं, तब मतदाता जितना वोट डालने वाला लोग रहता है उसके उंगली पर जो लगाया जाता है चीन स्याही, वही आपका सिल्वर नाइट्रेट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिसको हम सूत्र उसका है AgNO3, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, सिल्वर नाइट्रेट। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 33 को बनाइए। 33 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, क्लोरीन है या फ्लोरीन है या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो बताएंगे। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक तो किसका, क्लोरीन का भैया, यहाँ लगा दीजिए टिक क्लोरीन पे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 को बनाइए। 34 में क्या कहा जा रहा है कि ग्रीनोकाइट
किसका अयस्क है, पोटेशियम का, कैडमियम का, या सोडियम का, या मैग्नीशियम का। तो गिरेनोकाइट जो है कैडमियम का अयस्क है, इसको ध्यान रखिएगा। कैडमियम का अयस्क है क्या चीज, गिरेनोकाइट। कैडमियम का अयस्क है गिरेनोकाइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35 को बनाइए। कहा जा रहा है कि गन मेटल मिश्र धातु के अव्यय है। किसके अव्यय है भैया, बताएंगे आप लोग। ये किसके अव्यय है गन मेटल, तांबा जिंक निकेल का, या तांबा सीसा टीन का, या तांबा जिंक टीन का, या तांबा जिंक लोहा का, जरा बताएंगे, जवाब दीजिए आप लोग। तो ये किसका मेटल है, तो क्या हो जाएगा, तांबा जिंक और टीन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 को बनाइए आप लोग। 36 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 36 में कहा जा रहा है किस जो है रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग जो है गहरा नीला हो जाता है, बताएंगे। सिल्वर ब्रोमाइड को मिला दीजिएगा, या कोबाल्ट ऑक्साइड को, या कैडमियम सल्फेट को, या मैग्नीज डाइऑक्साइड को, तो जो है उसका रंग गहरा नीला हो जाएगा। तो किसको मिलाइएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाइएगा तो जो है उसका रंग गहरा नीला हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड को, ठीक है ना। कांच का रंग गहरा नीला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा चीज को, कांच में मिलाइएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 को बनाइए। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है, मंगल का, शनि का, या बृहस्पति का, अरुण का, बताइए। तो जो है ये किसका है, बताएंगे आप लोग। ए उपग्रह किसका है, तो बृहस्पति का। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर गैनीमेड, आयो और यूरोपा, कैलिस्टो, अलंथिया आदि सब किसका उपग्रह है, सब बृहस्पति का उपग्रह है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। गैनीमेड, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और कौन बताइए, अलंथिया, सब किसका है, तो बृहस्पति के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठोकिए इसका आंसर। शरद विश्व की स्थिति कब होती है, 21 मार्च को होती है, 22 दिसंबर को होती है, या 22 अक्टूबर को, या 23 सितंबर को। तो देखिए शरद पूछा जा रहा है कि विश्व की स्थिति कब होगा, तो कब स्थिति होगा भैया, 23 जो है सितंबर को स्थिति उत्पन्न होगा, समझे, ध्यान रखिएगा। नहीं जानते हैं तो नोट आउट कर लीजिए। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। दिन और रात की अवधि बराबर रहने एवं ऋतु जो है समानता के कारण इसे विश्व या समरात दिन कहते हैं। और 21 मार्च को बसंत विश्व की स्थिति, 23 सितंबर के शरद विश्व की स्थिति होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 23 सितंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 बनाइए। 39 में क्या कहा जा रहा है कि मियाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग। मियाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो मियाना, माउंट ताल एवं माउंट पिंटू ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। ये सब कहाँ स्थित है, तो फिलीपींस में। इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, फिलीपींस। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़िए। दनादन बनाइए आप लोग। देखिए बना लिए हैं इस सेट को, तो अब आप लोग जवाब दीजिए। ऐसे नहीं कि हाँ आप देख रहे हैं, सिर्फ कमेंट तो कीजिए। पढ़ लिए हैं तो दोबारा देखिए। कौन सी जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, बताइए। तो बताइए इसका क्या होगा सही जवाब 40 का। तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ने का काम करती है। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को जोड़ती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, बोलिए। कहा जा रहा है कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, तो मलक्का जल संधि जो है ये जोड़ने का काम करता है। अगर पाक जल संधि की बात किया जाए तो किसको जोड़ेगा, बताइए आप लोग। पाक जल संधि पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, समझे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 को बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। 41 में क्या कहा जा रहा है, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है, कोलोराडो नदी पर स्थित है, या जाम्बेजी नदी पर स्थित है, या नील नदी पर स्थित है, या सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है, तो ग्रैंड कैनियन बांध जो है कोलोराडो नदी पर स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, कोलोराडो नदी पर स्थित है, कोलोराडो नदी पर स्थित है। अगर कोलोराडो की बात किया जाए, इस पर ग्रैंड कैनियन एवं हुअर बांध भी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा हुअर बांध भी है, हुअर बांध। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42 को बनाइए आप लोग। 42 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ रहा नहीं है में नहीं जवाब दे दीजिएगा, तब वो गलती हो जाएगा। तो
बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो अलास्का की धारा है ये क्या है, ये नहीं है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है यही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अलास्का की धारा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 43 को बनाइए। 43 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, बताइए। उड़ीसा से या झारखंड से या तेलंगाना से, ए और बी, किससे होकर गुजरती है। तो अगर बात किया जाए मानक रेखा की तो कितना माना गया, 82 डिग्री 30 मिनट माना गया है। यह मानक रेखा जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरने का काम करता है। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि मानक रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो बताइए। ये उड़ीसा से होकर गुजरती है, बाकी झारखंड से नहीं और तेलंगाना से नहीं। इससे क्या होगा जवाब, उड़ीसा। और याद भी रखिएगा उड़ीसा के साथ साथ किसके साथ गुजरेगा, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इस सब से गुजरेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44 को बनाइए। भारतीय मुख्य जो है भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, बताइए। दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है तो क्या होगा, भारतीय मुख्य भूमि का, गलती मत कर दीजिएगा भैया, तो क्या होगा बताइए। केप कमोरिन होगा, केप कमोरिन। क्यों होगा जरा चर्चा करते हैं। देखिए भारतीय मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी से लेकर के तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट की अगर बात की जाए तो भारत के मुख्य बिंदु से दूर दक्षिणतम बिंदु है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केप कमोरिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बनाइए, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। 45 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है, अब बताइए। बताइए, भूटान के साथ है, म्यांमार के साथ है, नेपाल के साथ है, बांग्लादेश के साथ। तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से होकर लगती है, ठीक है ना, किसके साथ, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। तो बच गया कौन, तो म्यांमार, इससे नहीं लगती है, बाकी सबसे लगता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किससे नहीं लगती है, तो इससे नहीं लगती है भैया। अगर म्यांमार की बात किया जाए तो यहाँ पे हाल ही फिलहाल में तख्ता पलट हुआ है और यहाँ क्या रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा बहुत गर्म था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 46 को देखा जाए। कहा जा रहा है कि मुलिंग ला दारा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है, सिक्किम में या मणिपुर में या उत्तराखंड में या लद्दाख में। तो कहाँ है जरा बताएंगे। तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की अगर बात किया जाए तो यहाँ के सीएम का नाम क्या है, पुष्कर सिंह धामी है, ध्यान रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी है, पी से पुष्कर सिंह धामी हो गया। और गवर्नर का नाम बताइए, बेबी रानी मौर्य है, बेबी रानी मौर्य गवर्नर यहाँ का, किस कहाँ का, तो उत्तराखंड का, बेबी रानी मौर्य। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 47 को बनाया जाए। टोंस जो है किस नदी की सहायक नदी है, ये पूछा जा रहा है, बताइए। टोंस किस नदी की सहायक नदी है, बताइए। चंबल की, यमुना की या दामोदर की या सोन का। तो टोंस नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिडन, सेगर, रिहंद यमुना की अन्य जो है प्रमुख नदियां ये सब भी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है टोंस किस नदी की सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है, इसको यमुना लगा देंगे, टिक। आगे बढ़िए, इसी में कौन इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। 48 में क्या कहा जा रहा है कि दूधधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है भैया। तो मंडवी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर, या चंबल नदी पर, या शरावती नदी पर। तो कहाँ नदी पर, नर्मदा नदी पर। देखिए, दूधधारा, कपिलाधारा एवं धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के राज्य नर्मदा नदी पर स्थित है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर ही जलप्रपात पूछ दिया दूधधारा, अगर कहीं पूछ देता कपिलाधारा तो ये नर्मदा पर ही, अगर पूछ देता धुआंधार तो नर्मदा पर ही। ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, इस चीज को नोट आउट कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 49 को बनाइए। 49 को बनाइए आप लोग। कहा जा रहा है 49 में कि निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है। अभी गाय की नस्ल है कि भेड़ की, भैंस की, बकरी की, बताइए। तो निमाड़ी जो है ये किसकी नस्ल है, तो गाय की नस्ल है, याद कर लीजिएगा, गाय की नस्ल है। निमाड़ी के साथ साथ गिर, सहीवाल, राठी, रेंड, सिंधी, कॉकरेज, मालवी, नागेरी, जर्सी, देवनी, पुआर, नामड़ी, ये सब गाय का नस्ल है। तो इस ध्यान रखिएगा, निमाड़ी को नस्ल भी पूछ रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 50 में देखा जाए। 50 में क्या कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से किस जो है लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? किसमें भैया? हेमेटाइट में या सिडोराइट में या मैग्नेटाइट में या लिमोनाइट में? तो बताइए, मैग्नेटाइट में कितना होता है? तो 72% होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक किसमें? तो मैग्नेटाइट में 72% होता है। हेमेटाइट में जो 60 से 70% है, लिमोनाइट में 40 से 60% और सिडोराइट में 40% तक अंश होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। सबसे अधिक पूछ रहा है यहाँ पे तो मैग्नेटाइट में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 51 को बनाइए। कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य जो है उनका सर्वाधिक, देखिए भैया, उत्पादन करता है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? जरा बताइए तो आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब। तो सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो ये राजस्थान करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कच्चा तेल के उत्पादन में भी, उत्पादन में नंबर 1 पे है भारत में, और चांदी में भी नंबर 1 पर है। अगर यहाँ के सीएम की बात किया जाए तो सीएम क्या है? अशोक गहलोत है। और यहाँ का जो है राज्यपाल क्या है? कलराज मिश्र है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कलराज मिश्र जी यहाँ के राज्यपाल हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 52 को बनाइए। 52 में क्या कहा जा रहा है कि शक्ति की बीमा क्या है? तो शक्ति की बीमा क्या है जरा बताएंगे आप लोग। तो शक्ति की बीमा क्या होता है? ML2T-3, जो कार्य की बीमा भी होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ML2-T2, समझे। तो यहाँ पे पूछ जा रहा है कि शक्ति की बीमा, तो 3 हो जाएगा -3। देखिए किस में है? ML2-3 यानी कि डी में है। अगर यहीं यहाँ पे 2 रहता तो कार्य की बीमा हो जाता है। ये आपका कार्य की बीमा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शक्ति की बीमा क्या है? तो ML2T3, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 53 को बनाइए। ध्वनि की तरह तो जो है किस पर जो है निर्भर करता है? बताइए। उसके आयाम पर, उसकी आवृत्ति पर, उसकी गुणता पर, उसके अनुनाद पर, किस पर भैया अधिक करेगा? तो ध्वनि की तरह तो जो है किस पर जो है निर्भर करता है? तो बताएंगे, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। 54 में क्या कहा जा रहा है? बहुत आप लोग गाड़ी चलाते हैं, देखिए वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है? अब बताइए, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दर्पण का नाम क्या है? उत्तल दर्पण है। ध्यान रखेंगे, क्या चीज? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जो है दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और वाहन में चालक क्या करता है? पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए इसी का उपयोग करता है। साइड मिरर के रूप में लगाएगा इसको। किसको? उत्तल दर्पण को लगाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बनाइए, क्वेश्चन नंबर 55 को बनाइए। 55 में क्या कहा जा रहा है कि देखिए भैया, इंद्रधनुष से पूछ दे रहा है। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, पहला और दूसरा, प्राथमिक और द्वितीय। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या है? आपका प्राथमिक से है। कहा जा रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? अब बताइए, लाल होता है अंदर की ओर, कि बैगनी होता है, कि हरा होता है, कि नीला होता है? बताइए, अगर आप लोग पढ़े हैं तो फिजिक्स लाइट चैप्टर। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में बैगनी रंग अंदर की तरफ होगा, और लाल रंग क्या होगा? बाहर की ओर होगा। देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के लिए क्या होना चाहिए? बताइए। 2 बार जो है अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होगा, तब जाकर के जो है प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है ना? और जो है कितना डिग्री कोण बनाएगा भैया? बैगनी कितना बनाएगा? 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाएगा, और 42 डिग्री का कोण बनाएगा, लाल बनाएगा कोण पर। और द्वितीय में क्या होता है? द्वितीय में जो है 2 बार जो है क्या होगा? बताइए, क्या होगा द्वितीय में? 2 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन द्वितीय में होता है। और बाहर की तरफ क्या होगा? बैगनी रंग होगा, अंदर की तरफ क्या होगा? लाल रंग होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। द्वितीय की चर्चा कर दिए हम। अगर द्वितीय का फिर पूछेगा भोर मत पड़ेगा, उसमें 2 बार अपवर्तन 2 बार परिवर्तन, और बाहर की ओर बैगनी होगा और अंदर की तरफ क्या होगा? लाल होगा। इसका उल्टा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 56 को बनाइए। 56 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है? बताइए। पराश्व तरंग है, या बीटा किरण है, या कैथोड किरण है, या एक्स किरण है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? जरा बताएंगे आप लोग 56 का। तो कौन तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? तो ये आपका एक्स तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्यों है? देखिए, दृश्य प्रकाश तरंगे, परावैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें और जो है गामा किरणें, सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर एक एक्स किरण की खोज कौन किया था? तो रंजन ने किया था। इसको ध्यान रखिएगा, रंजन ने किया था। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 57 को बनाइए। आप लोग खुद बनाइए 57। कहा जा रहा है कि दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? मार्कोनी, हर्शेल, या न्यूटन, या रिटर? तो ये कौन किया भैया? बहुचर्चित वैज्ञानिक है, न्यूटन ने किया दृश्य विकिरण की खोज। समझे?
और तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो 3900 एम्पियर से लेकर के 7800 एम्पियर के बीच होता है दृश्य विकिरण का। तो ध्यान रखिएगा कौन किया है, तो न्यूटन ने किया है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 58 को बनाइए आप लोग, जो कि पॉलिटी से है। कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेटस इनमें से कौन सम्मिलित है? केवल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, या संपूर्ण भारतीय क्षेत्र? तो बताएंगे। तो कौन शामिल है? तो केवल राज्य ही शामिल है अनुच्छेद 1 में। इस चीज को ध्यान रखिए, केवल राज्य ही शामिल है यूनियन ऑफ स्टेट में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 59 को बनाइए। 59 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? किस भाग को? तो कौन सा भाग होगा? तो भाग 3 में जो है वर्णित मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा के संज्ञा दिया गया है, जिसमें मूल अधिकार है। ध्यान रखेंगे भाग 3 को, भाग 3 को, भाग 3 को, भाग 3 को। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को बनाइए। 60 में क्या कहा जा रहा है कि संसद प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? भारत की, या फ्रांस की, या ब्रिटेन की, या अमेरिका की? तो बताएंगे। तो शून्यकाल में संसद सदस्य बिना जो है पूर्व सूचना के मामले उठा सकता है, और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। प्रश्नकाल के बाद ही शुरू होता है शून्यकाल, और संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की ही देन है, जो 1962 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 1962 में जारी किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1962 में जारी किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 61 को बनाइए। 61 में क्या कहा जा रहा है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मनार समिति का गठन कब किया गया था? 1965 में किया गया था, 1970 में किया गया था, 1979 में, 1988 में? तो ये कब किया गया था गठन, जरा बताएंगे। तो कब किया गया था? 1970 में किया गया था। देखिए, इसलिए गठन किया गया था कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य के बीच जो है संबंधी पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया। कब? तो 1970 में किया गया। इसको ध्यान रखिए, कब किया गया? तो 1970 में किया गया, ताकि राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो है कोई संबंध हो तो उसको सुलझाया जा सके। राज्य मनार समिति का गठन तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 62 को बनाइए, जो कि आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? अब पूछ रहा है कि लागू नहीं हुआ भैया, बताएंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक जो है 3 बार लगा है। कब? 1962, 1971 और 1975। 1962, 1971 और 1975, ठीक है ना? 62, 71, 1975 3 बार लगा है। 62, 71, 1975 लगा है। और 62 में जो क्या हुआ था कि घोषित जो है राष्ट्रीय आपातकाल 68 तक जारी रहा, लेकिन 65 में क्या हो गया कि पाकिस्तान का जो युद्ध के विरुद्ध जो है युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुआ। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। किस वर्ष जो कहा जा रहा है कि किस वर्ष आपातकाल लागू नहीं हुआ, तो कब हुआ? तो 65 में नहीं हुआ। उस वक्त जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 3 बार लगाया जा चुका है, 62, 71 और 75 में, लेकिन इसमें नहीं लगाया गया 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 63 को बनाइए। 63 में क्या कहा जा रहा है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, या बीपी मंडल की अध्यक्षता में, या काका कालेलकर की अध्यक्षता में, बीपी सिंह की? तो वर्ष 1979 में जो है मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। तो ध्यान रखेंगे किसके अध्यक्षता में? तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में। कब? तो 1979 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 64 को बनाइए। 64 में क्या कहा जा रहा है कि सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? 2 माह, 3 माह, 6 माह? क्या होगा सही जवाब? इससे क्या होगा? देखिए, कोई भी सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में जो है अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देगा। ध्यान रखिएगा, समझे? तो क्या होगा इसमें से सही जवाब? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 60 जो है दिन का कहीं चर्चा नहीं है, यहाँ 2 माह है, समझे? और यहाँ 3 माह है, और यहाँ 6 माह है। 60 दिन का चर्चा नहीं है। 2 माह अगर बात किया जाए तो 59 दिन हो सकता है भैया, ज़्यादा भी हो सकता है 60 से, इसलिए नहीं है आंसर। 60 दिन ही रहेगा अनुपस्थित, तो जो है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। 60 डेज, इसको ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 65 को बनाइए। 65 में क्या कहा जा रहा है कि किस जो है अनुच्छेद के तहत राज्य सभा संसद के राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 248, 249, 250, 251। तो अनुच्छेद जो है 249 के तहत राज्यसभा यह शक्ति प्राप्त होता है कि वह राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि जो है बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकता है। तो किसके तहत? तो 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत। ध्यान रखेंगे इसमें क्या रहता है कि यह शक्ति प्राप्त होता है कि वह राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकता है, अनुच्छेद 249 के तहत। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 66 को बनाइए। 66 जो कि एमएसपी से है। कहा जा रहा है कि न्यूनतम जो है समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की अवधारणा किस समिति के द्वारा दी गई? रंगराजन समिति के द्वारा, या विमल जलान समिति के द्वारा, या स्वामीनाथन समिति के द्वारा, लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा बहुत लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ते हैं आप लोग, बनाइए। तो वही लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत झा समिति, समझे, जो एमएसपी लागू किया इन्हीं के द्वारा। आगे बढ़ा जाए, समिति के द्वारा की गई थी, किसके? तो लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा लागू की गई थी। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 67 को बनाइए। 67 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में पहली जो है बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? भैया जेंडर बजट पूछ रहा है, बताएंगे। 2004 में, 2005 में, या 2004-05 में, या 5-6 में, या 17-18 में, 19 2009-10 में? तो क्या होगा इसका सही जवाब, बताएंगे। तो भारत में जेंडर बजट पहली बार 2005 से लेकर के 6 में प्रस्तुत किया गया था। कब? 5 से लेकर के 6 में प्रस्तुत किया था जेंडर बजट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 68 को बनाइए। 68 को बनाइए। 68 को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है, बताएंगे। क्या होगा जवाब? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, खुशहाली में, या जीवन निर्वाह स्तर में? तो यूएनडीपी द्वारा जब जारी होता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह स्तर। तो ये खुशहाली नहीं होता है। कौन नहीं होता है? खुशहाली नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखेंगे। और खुशहाली में हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है भारत का? 139वें पर है भारत, ध्यान रखिएगा, 139वें पर है रैंक आपका, ठीक है ना, खुशहाली में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 69 को बनाइए। 69 में क्या कहा जा रहा है? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात, वस्तु और सेवा दोनों का निर्यात, तस्करी के सामान का निर्यात। तो क्या होगा सही जवाब, जरा बताएंगे। तो अदृश्य निर्यात जो है ये सेवाओं के निर्यात से संबंध है इसका, तो ध्यान रखेंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर 1, सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 70 को बनाइए। 70 में क्या कहा जा रहा है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? बाल विवाह से संबंधित था, या विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था, या सती प्रथा से संबंधित था, या दास प्रथा से संबंधित था? तो 1930 में जब डॉक्टर हरबिलास सरदा के प्रयासों से बाल जो है विवाह निषेध कानून सरदा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों का जो है 18 वर्ष तय किया गया था। लेकिन अब उस तरह मत कीजिएगा, अब जो है लड़की का 18 वर्ष हो गया है, उससे पहले लेकर भागाइएगा तो केस हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये बाल विवाह से रिलेटेड है सरदा अधिनियम, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 को बनाइए। 71 में क्या कहा जा रहा है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस जो है अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, या सूरत अधिवेशन 1907, या लाहौर अधिवेशन 1909, या 1929 में? तो कोलकाता अधिवेशन जो है 1906 में स्वराज शब्द का प्रथम बार कांग्रेस के द्वारा किया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएंगे, कलकत्ता अधिवेशन 1906। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 72 को बनाइए। 72 में क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1940 में शुरू किया गया था, या 1941 में, या 1939 में, या 1942 में? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1940 में शुरू किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 73 को बनाइए। 73 में क्या कहा जा रहा है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने, बताइए? तो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 74 को बनाइए। 74 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि शतपथ जो है
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, या सामवेद से, या अथर्ववेद से? तो बताएंगे शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है, तैत्तिरीय भी पूछेगा तो किससे मारिएगा बताइए? यजुर्वेद से मारिएगा साथियों। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? यजुर्वेद। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 75 को बनाइए। देखिए है छोटा छोटा क्वेश्चन, लेकिन आपको ध्यान नहीं रखिएगा तो गलत हो जाएगा एग्जाम में जाकर के। तो ध्यान करते चलना, जो आप नहीं जाने उसको नोट आउट कीजिए और लिखिए उसको। कहा जा रहा है कि कथामृत सागर के रचयिता कौन थे? सामवेद, या क्षेमेंद्र, या कामंदक, या शूद्रक? कौन था ये बताना है। तो क्या होगा इसका सही जवाब बताइए? कथा जो है सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो सामदेव, ध्यान रखिएगा। सोमदेव होगा, ध्यान रखेंगे। इसने क्या किया था? इसने जो है इस रचना से जो है मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। किससे? कथा सरित सागर से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। और रचयिता कौन है? तो सोमदेव है। आगे बढ़िए आगे, बस ज़्यादा नहीं है, 25 क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए। 76 में कहा जा रहा है कि कौन सा हड़प्पा स्थल जो है घग्गर जो है नदी के किनारे स्थित था? बनवाली, या चुहंजुदुड़ो, या कालीबंगा, या धौलावीरा? तो कालीबंगा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था। चुहंजुदुड़ो सिंधु एवं बनवाली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब बताइए? कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। कहा जा रहा है 77 में साथियों कि उदायन किस वंश का शासक था? बताइए। मौर्य वंश का, शिशुनाग वंश का, या हर्यक वंश का, या नंद वंश का? तो जो उदायन जो है हर्यक वंश का शासक था। उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसने अपनी राजधानी को बसाने का काम किया। कौन बताएंगे? तो हर्यक वंश से जो रिलेटेड है उदायन, वो। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 78 जो कि गुप्त वंश से है, बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों, बनाते चलिए। गुप्त वंश की जो शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या समुद्रगुप्त ने? तो गुप्त वंश की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त जो है प्रथम ने कब किया था? तो 319 में किया था। ध्यान रखिएगा, 319 में किया था। ठोकिए सब क्वेश्चन को, इसके लिए थोड़े कौन आपको इंजीनियरिंग करके आना पड़ेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 79 बनाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? अब बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। कहाँ था इसका राजधानी? लाहौर था। लाहौर से उसने शासन का संचालन करने का काम किया था। तो क्या होगा इसका सही जवाब? लाहौर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 80 को बनाइए। इसके लिए आपको बीटेक नहीं करना पड़ेगा, बनाइए। इसके लिए आपको लुसेंट पढ़ना पड़ेगा। आगे बताइए। दीवान आरिज नामक जो है सैन्य विभाग का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया, या बलबन ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, या मोहम्मद बिन तुगलक ने किया? क्या होगा इसका सही जवाब? तो बलबन ने जो है दीवान आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किया। अपनी जो है निरंकुशता को बनाए रखने के लिए उसने सेना के संगठन की ओर ध्यान दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा सही जवाब? बलबन। दीवान आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया? तो बलबन ने किया। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 81 को बनाइए। 81 में क्या कहा जा रहा है कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। तारीख ए फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी पुस्तक है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 82 को बनाइए आप लोग। सांप्रदायिक जो है पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताइए किस वर्ष किया गया था? तो जो है सांप्रदायिक पंचायत की, अगर पंचायत की बात की जाए तो अगस्त जो है 1932 की ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्णय, जिसको हम लोग कम्युनिवल अवार्ड बोलते हैं, इसकी घोषणा या अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक उदाहरण है। इसको ध्यान रखिएगा। तो कब? तो 1932 में किया गया था साथियों। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 83 को बनाइए। पूछा जा रहा है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? बताइए खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? याद है तो बताइए, ठोकिए इसका जवाब क्या होगा? तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो साहू की जीत हुई थी, तो कब हुई थी? तो 1707 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1707 में हुई थी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 84 को बनाइए।
84 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस जंतु में जो है गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? ट्रिप्नोसोमा में, या अमीबा में, या प्लाज्मोडियम में, या पैरामेसियम में? तो अमीबा में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं, बाकी किसी में नहीं। अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमीबा। आगे बढ़िए। सरसों का तेल बहुत खाते हैं, बनाइए। सरसों किस कुल का पौधा है? पूछा जा रहा है यहाँ। बताइए किस कुल का पौधा है सरसों? तो सरसों जो है क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। मूली, शलजम, ये सब भी उसी में आता है, क्रूसीफेरी में ही। तो ध्यान रखिएगा, मूली, शलजम और सरसों ये सब किस में आएगा? क्रूसीफेरी में आएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 86 को बनाइए आप लोग। 86 में क्या कहा जा रहा है? क्लोरोफिल जो है में पाया जाने वाला धातु है। कौन धातु है भैया? जस्ता है, लोहा है, या मैग्नीशियम या बोरॉन है? तो इसमें जो है क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु का नाम पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब? मैग्नीशियम पाया जाता है, बाकी कोई नहीं। सब ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कोई नहीं होगा, मैग्नीशियम ही पाया जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 87 बनाइए। 87 में क्या कहा जा रहा है कि त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है बताइए? त्रिवलनी कपाट ये जो है दाएं आलिंद एवं बाएं आलिंद के बीच पाया जाता है, समझे? ध्यान रखिएगा, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच पाया जाता है त्रिवलनी कपाट, समझे? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 88 को बनाइए। 88 में क्या कहा जा रहा है? बायो से क्वेश्चन सब चल रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक मांसपेशियों में संकुचन पर नियंत्रित करता है? सेरेब्रम या सेरेबेलम या हाइपोथैलेमस या मेरुरज्जु? तो ये काम करने का जो है सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ऐच्छिक मांसपेशियों का संकुचन पर नियंत्रित रखता है। तो क्या हो जाएगा? सेरेबेलम, सेरेबेलम। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 89 को बनाइए। 89 में क्या कहा जा रहा है कि पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 या विटामिन B7? तो बताएंगे। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो है एनीमिया एवं त्वचा रोग हो जाते हैं। इसकी कमी से जो है एनीमिया एवं त्वचा रोग भी हो जाता है। देखिएगा आपके बॉडी में कमी ना हो जाए, त्वचा रोग तरह तरह का होने लगता है, समझे? किसकी कमी से? पायरिडॉक्सिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विटामिन क्या? विटामिन 6, B6। तो इसका विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो है एनीमिया में त्वचा रोग हो जाता है। विटामिन B6 इसके शरीर में कमी हो जाएगा, त्वचा में तरह तरह का रोग होने लगता है, एनीमिया भी हो जाता है, समझे? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 90 को बनाइए। 90 में क्या कहा जा रहा है? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई? कौन सा अधिनियम के द्वारा? इतना अधिनियम आपके सामने है, बताइए, जवाब दीजिए आप लोग। कौन सा अधिनियम के द्वारा? तो भारतीय सरकार का अधिनियम कब? 1919 के तहत जो है 1919 के तहत जो है द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, समझे? द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी 1919 अधिनियम के तहत। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 91 को बनाइए आप लोग, जो कि आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है 91 में कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, या डॉक्टर BR अम्बेडकर, या जवाहरलाल नेहरू? बताएंगे। तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या होगा जाएगा इसका आंसर? यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 92 को बनाइए। 92 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित की गई है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, या दक्षिण अफ्रीका, या कनाडा? तो बताएंगे। तो भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया ग्रहित की गई है। कहाँ से? तो भैया दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 93 को बनाइए। प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है। कहा जा रहा है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। लोकसभा, राज्यसभा, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री? तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर
94 को देखेंगे। 94 में क्या कहा जा रहा है कि सैन जोस जो है निम्न में से किस देश की राजधानी है? सैन जोस किसका राजधानी है भैया? तो सैन जोस जो है कोस्टारिका की राजधानी है। कोस्टारिका की राजधानी है सैन जोस। आई प्यूर्टोरिको की बताइए? सैन जुआन। और होंडुरास की बताइए? तो होंडुरास की क्या है? तेगुसिगलियाप्पा है। और जमैका किंगस्टन का यहाँ का धावक है उसेन बोल्ट, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 95 बनाइए। 95 में क्या कहा जा रहा है कि दंपा जो है वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? दंपा बताइए। तो कहाँ है दंपा? मिजोरम में है। दंपा एवं दंपा के साथ थोरानटलांग भी एक है। थोरानटलांग ध्यान रखिएगा। थोरानटलांग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? थोरानटलांग मिजोरम में है। ये सब मिजोरम की बात किया जाती है। यहाँ की राजधानी क्या है? आइजोल है। और यहाँ के सीएम का नाम बताइए? जोरमथंगा। और यहाँ के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 96 को बनाइए भैया। आप लोग नजदीक है, जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण की नीति लागू की गई। कब लागू की गई भाई? 1948 में किया गया या 1952 में, 1972 में, 1986 में? तो भारत सरकार ने वन संरक्षण की नीति जो है 1952 में लागू किया था। और इसको संशोधन अगर पूछता तो कब? 1988 में। तो लागू यहाँ पे पूछा जा रहा है सिर्फ, तो कब? 52 में। संशोधन पूछता है तो 1988 में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे क्वेश्चन बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए। 97 में क्या कहा है कि राष्ट्रीय जो है वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए। वनस्पति पूछ रहा है तो कहाँ है बताइए? राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान ये आपका लखनऊ में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर वन अनुसंधान संस्थान पूछता तो कहाँ होता? तो आपका देहरादून में होता। वन वाला पूछता तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, फंसिएगा नहीं। वन पूछता तो कहाँ? देहरादून में। वनस्पति पूछ रहा है तो कहाँ? लखनऊ में। तो वनस्पति पूछा है तो हम लोग लखनऊ जवाब दिए हैं भैया। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 98 को बनाइए। 98 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व जो है मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है, जनेवा में। इसकी स्थापना जो है 1950 में हुआ था। कहाँ? जनेवा में। स्विट्जरलैंड के जनेवा में 1950 में इसकी स्थापना हुआ था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 99 को बनाइए। 99 में क्या कहा जा रहा है? सत्रिया निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? बताइए। तो किसका है भैया ये? तो सत्रिया नृत्य जो है पूर्वोत्तर भारत के असम में प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह संगीत और नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। इसमें दोनों मिश्रण है सत्रिया में, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझे? तो किसका है? तो असम का है। जो है शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रिया असम का है। इसमें नृत्य और गायन जो है दोनों जो है सम्मिलित है, संगीत मिश्रण है इसका। असम की अगर बात किया जाए इस असम की, तो असम का सीएम का नाम बताएंगे। क्या है सीएम का नाम? बताइए। हेमंत बिस्वा शर्मा है। और गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी है। आगे बढ़िए। जो आज इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर जवाब दीजिए। अंत भला तो सब भला। आइए। डेनमार्क की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? बताइए। फाल्केटिंग के नाम से, या पीपुल्स असेंबली के नाम से, या नेसेट के नाम से, या कांग्रेस के नाम से? तो डेनमार्क की संसद द फॉकेटिंग नाम से भी जाना जाता है और फाल्केटिंग से भी प्रसिद्ध है। तो इस नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? फाल्केटिंग के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन एक और नाम से भी जाना जाता है, फोकेटिंग, द फोकेटिंग। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी इस चैनल पर नए हैं, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग देख सकें। हम फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।